हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं, डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उनका किस टाइप से बिहेव होता है, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उनका बिहेव होता है उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम एक कंडक्टर को है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर का बिहेव कैसा होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट वी हैव अ कंडक्टर, जैसे हमारे पास ये कंडक्टिंग शीट, अंडरस्टैंड। ये हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, और ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, अंडरस्टैंड, ये एक्सटर्नल फील्ड। अब बच्चों, इस एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, उनके ऊपर फोर्स लगता है और वो इस वाली साइड के ऊपर, फेस के ऊपर आए जो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वाले फेस पे दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन द लेफ्ट सरफेस, अंडरस्टैंड। अब बच्चों, उनके डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जैसे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ वाले यहाँ आ गए, यहाँ वाले यहाँ आ गए, यहाँ वाले यहाँ आ गए, तो अल्टीमेटली ये जो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है जो इस वाली सरफेस के ऊपर स्टे करता है, अंडरस्टैंड। तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द टू सरफेसेस। इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। और ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन उस समय तक है जो कंटिन्यू रहता है जब तक इनके अंदर है जो एक इंटरनल फील्ड जो डेवलप हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक इंटरनल फील्ड, इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन है जो इस साइड में रहती, वो इंटरनल फील्ड है जो, और एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, इनका वेक्टर सम, ये ई पी, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो नहीं हो जाता जब तक, है ना। इसके बाद स्टैटिक सिचुएशन अचीव हो जाती है, और स्टैटिक सिचुएशन अचीव होने के बाद इसके अंदर नेट करंट जीरो हो जाती है। और ये स्टैटिक सिचुएशन है जो अचीव होने में बहुत कम समय लगता है, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर है जो ये प्रोसेस है जो कंप्लीट हो जाता है, अंडरस्टैंड। मतलब स्टार्टिंग में इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर है जो चार्जेस है जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उन मूवमेंट के कारण यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये एक्यूमुलेशन उस समय तक कैरी ऑन रहता है जब तक कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जीरो नहीं हो जाता है और स्टैटिक सिचुएशन अचीव्ड हो जाती है। अब बच्चों, ये तो था है जो एक कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर के अंदर ई इन इक्वल टू जीरो होता है, और इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर है जो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों, डाइलेक्ट्रिक्स का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में जो डिस्कशन करना पड़ेगा। व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंड, और वो किस टाइप से पोलराइज हो जाते हैं। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स इन जनरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं बच्चों, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, और उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर एक पोलराइजेशन फिनोमिना होती है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पोलराइजेशन फिनोमिना। और उस पोलराइजेशन फिनोमिना के कारण डाइपोल के अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। वो फील्ड है जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है, और आपके इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू सम वॉट एक्सटेंड, थोड़ा सा है जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो रिड्यूस हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो अब इस प्रोसेस को अपन समझते हैं, लेकिन इसके समझने से पहले जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले है जो बच्चों हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स?
अगर बच्चों किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एटम के अंदर जैसे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करते हैं तो वो एटम है जो नॉन पोलर होता है। अंडरस्टैंड? इसी टाइप से बच्चों मॉलिक्यूल्स भी है जो नॉन पोलर हो सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव and negative charge of an atom coincide, then the net dipole moment, dipole moment of the atom is ज़ीरो। अंडरस्टैंड? हमको पता है कि किसी एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं वो एक क्लाउड टाइप, क्लाउड यानी जहाँ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है जो हाईएस्ट होती है उसको अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हैं। एक पॉसिबल प्लेस जहाँ इलेक्ट्रॉन है जो मूवमेंट करता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर कोइंसाइड करता है तो उस कंडीशन के अंदर है जो हम कह सकते हैं वो नॉन पोलर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एच एटम है। अब एच एटम के अंदर है जो न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उन दोनों का सेंटर है जो इसी जगह सेम प्लेस के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये है जो बच्चों ये एच एटम जो है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। इसी टाइप से अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें बच्चों, मॉलिक्यूल्स के बारे में, अंडरस्टैंड? तो जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होते हैं, जो मॉलिक्यूल है जो ऐसा देखा गया जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, ठीक है ना, सिमेट्रिसिटी की उनकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिसिटी वाली होती है, वो जनरली नॉन पोलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2, H और H2 का मॉलिक्यूल, तो बच्चों देखना ये H और ये H। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो स्लाइटली है जो जैसे ये H एटम है, ये एक H एटम है, ये एक H एटम है, इन एटम्स के कारण है जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाता है इस साइड में। अंडरस्टैंड? और इसके इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस के कारण इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इस डायरेक्शन में है जो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो इसके ऊपर तो आ जाता है डेल्टा प्लस चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली प्लस डेल्टा, इसके ऊपर भी पार्शियली प्लस डेल्टा, इसके ऊपर है जो -2 डेल्टा। अंडरस्टैंड? ये वाली सिचुएशन बन जाती है। ये H एटम, ये H एटम, अंडरस्टैंड? ये H मॉलिक्यूल बन रहा है, H2 मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड? अब है जो इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस यहाँ, इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस यहाँ। अब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया, यहाँ आ गया, है ना? तो इसके ऊपर है जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस डेल्टा और इसके ऊपर माइनस डेल्टा। इसी टाइप से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा स्लाइटली इस साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसके ऊपर पार्शियली प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस डेल्टा चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ जो टोटल चार्ज हो जाएगा -2 डेल्टा। और एक तरीके से अब ये एक डाइपोल बन रहा है माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के कारण, और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज़ P1। और यहाँ एक डाइपोल और बन रहा है इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, क्योंकि यहाँ बच्चों -2 डेल्टा चार्ज है, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 डाइपोल्स। तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2। अब P1 और P2 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे कैंसिल आउट।
तो यहाँ सिमेट्रिसिटी है, H और H एटम में सिमेट्रिसिटी है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, P नेट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये नॉन पोलर हुआ, नॉन पोलर। इसी टाइप से एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ भी बच्चों ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर टाइप दिख रही है, अंडरस्टैंड। अब है जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से हायर है, तो इनके बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो स्लाइटली इस साइड में डिस्प्लेस रहेगा, अंडरस्टैंड। और इसी टाइप से इसका यहाँ है जो इसकी वजह से पार्शियली है जो प्लस डेल्टा चार्ज आएगा और यहाँ आएगा माइनस डेल्टा चार्ज। इसी टाइप से इस बॉन्ड के बीच के इलेक्ट्रॉन भी स्लाइटली इस साइड में डिस्प्लेस रहेगा क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से हायर है, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियली है जो प्लस डेल्टा आएगा, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज जो हो जाएगा बच्चों +2 डेल्टा, अंडरस्टैंड। अब एक डाइपोल बच्चों यहाँ बन रहा है वेक्टर P1, ये देखो इस माइनस डेल्टा और इस प्लस डेल्टा के कारण एक ये डाइपोल यहाँ बन रहा है माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के कारण। अब इस केस में भी है जो P1 और P2 के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब P नेट इक्वल्स टू 0, नेट डाइपोल मोमेंट इन दिस केस इज अगेन 0। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर थी और हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो भी एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर थी। इसी टाइप से और भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें नाइट्रोजन की, तो इसके अंदर भी है जो बच्चों ये भी है जो नॉन पोलर ही रहेगा बिकॉज इट हैज़ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, नॉन पोलर। तो बच्चों ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से या एटम्स से मिलके बने होते हैं, है ना, उनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल और दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज 0, अंडरस्टैंड। जो मटेरियल यानी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉन पोलर मॉलिक्यूल से या नॉन पोलर एटम से या नॉन पोलर आयन से मिलके बने होते हैं, उसके सैंपल का किसी भी सैंपल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, अंडरस्टैंड। अब ठीक है, उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनका किस टाइप से बिहेव होता है उसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर क्या होता है। ये बच्चों एक स्पेसिमेन सैंपल ले रहा हूं मैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का सैंपल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का सैंपल जिसके अंदर है जो नॉन पोलर है जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलके बना है। तो नॉन पोलर्स के अंदर हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करते हैं, अंडरस्टैंड। आप इस टाइप से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को शो कर सकते हो, उनका नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, ठीक है ना। ये है बच्चों सैंपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस, अंडरस्टैंड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है ना इक्वल टू 0, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड इक्वल टू 0। अब बच्चों इस सैंपल को मैं ऐसे प्लेस पे रखूंगा जहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, अंडरस्टैंड। तो फिर देखें किस टाइप से जो प्रोसेस होता है इस केस में। अब बच्चों इस बार है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, इस बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उसकी डायरेक्शन बच्चों ये वाली डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन ये इस वाली डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो बच्चों इसके नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा बच्चों, है ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इट गेट्स पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड हो जाएगा बच्चों। इसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है जो सेपरेट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों पहले ऐसे था, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, अंडरस्टैंड, कब, जब E = 0 था। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो बच्चों इस डायरेक्शन में ये थोड़ा सा पोलराइज शेप में आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट। तो बच्चों ये पोलराइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन उस समय तक होता रहता है जब तक कि एक्सटर्नल फील्ड के कारण इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्सेस भी इसमें क्रिएट हो जाते हैं बच्चों। क्योंकि पहले जो पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का सेंटर है जो एक ही प्लेस पे था, इसके बाद वो सेंटर से जो सेपरेट हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगने लग गए। तो इसलिए जो उनके बीच में गैप प्रोड्यूस हो गया। अब वो गैप बढ़ता जा रहा है लेकिन वो एक बैलेंस कंडीशन आ जाएगी जब इंटरनल फोर्सेस है जो इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो एक्सटर्नल फोर्स बन रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद उनका सेपरेशन है जो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वो और नहीं बढ़ेगा। तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स इन द केस व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं है तब वो पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में अपन है जो सब मॉलिक्यूल्स को मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को बना रहा हूँ, अंडरस्टैंड, और यहाँ मैं एनलार्ज करके बता रहा हूँ उनको, एनलार्ज। एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो उनकी साइजेज जो बहुत स्मॉल होती है, लेकिन है जो हम केवल उसको क्वांटिटेटिव व्यू के अंदर है जो शो कर रहे हैं कि इस टाइप से वो डाइपोल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। दे गेट पोलराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अंडरस्टैंड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, वो डंबल शेप में आ जाते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोलर मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंड। polar molecules, polar molecules बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड, दीज आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। द सेंटर्स ऑफ positive and negative charges do not coincide, है ना, coincide, these are known as polar molecules, understand। अब देखो जो जनरली है जो polar molecules है जो एसिमेट्रिक है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरल, जैसे HH हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो था उसके अंदर एक सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही थी बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसमें एक लीनियर स्ट्रक्चर थी, C डबल बॉन्ड O, उसमें भी एक है जो सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन बच्चों नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर है जो इस टाइप की सिमेट्री नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे HCl, अंडरस्टैंड। तो HCl के अंदर है जो बच्चों जैसे H और क्लोरीन ये दोनों है जो अलग अलग है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर है, तो इसका मतलब है जो H डेल्टा प्लस चार्ज इस पर आता है और क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स जो है वो कोइंसाइड नहीं करते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये एक डाइपोल मोमेंट बच्चों वेक्टर P एग्जिस्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड, बिकॉज उनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन इज हायर देन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड। दैट इज द HCl। इसके बाद बच्चों आप H2O का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
H2O O H H, और हमको पता है ये एंगल है जो बच्चों 105 डिग्री होता है ऑलमोस्ट। अब बच्चों ये भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है ये, अंडरस्टैंड। अब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर है तो इसके ऊपर पार्शियली डेल्टा चार्ज आता है, इस पर आता है माइनस डेल्टा। इसी टाइप से जो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर है और इसकी कम है तो इसकी इनके बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लाइटली इस साइड में डिस्प्लेस रहता है, तो यहाँ माइनस डेल्टा और आता है और यहाँ आता है प्लस डेल्टा। तो एक डाइपोल तो बच्चों यहाँ इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर है जो टोटल चार्ज बन रहा है -2 डेल्टा, तो एक डाइपोल तो बच्चों बनता है इस डायरेक्शन में वेक्टर P1 और एक डाइपोल बनता है बच्चों इस डायरेक्शन में वेक्टर P2। अब बच्चों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स हैं, यानी एक तो इस बॉन्ड के बीच में, एक इस बॉन्ड के बीच में, तो फिर बच्चों है जो नेट डाइपोल मोमेंट है जो इस डायरेक्शन के अलोंग होता है ना, तो इट इज़ द वेक्टर P नेट जो इन दोनों का वेक्टर सम होता है। ये आप इनको कह सकते हो कि इट बाइसेक्ट्स द एंगल 105 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा 52.5 ये एंगल 52.5 और ये एंगल 52.5 डिग्री, और नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन के अंदर करेगा। इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब आपने क्या किया, वेक्टर P1 और वेक्टर P2 के आपने कंपोनेंट्स किए, इनके वर्टिकल कंपोनेंट P2 साइन थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट P1 साइन थीटा वेयर थीटा इज 52.5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और P2 कॉस 52.5 एंड P1 कॉस 52.5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। नेट डाइपोल मोमेंट है जो बच्चों इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से जो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बच्चों है जो पोलर का एग्जाम्पल है, पोलर मॉलिक्यूल्स का। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है जो पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंड। और C2H5OH ये भी है जो पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंड। और बच्चों वाटर के अंदर H2O के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है 6.2 × 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर, इस ऑर्डर का होता है बच्चों। इसकी मैंने एग्जैक्ट लिखी है नेट P, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड। और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल, है ना, HCl, इन सब के जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ऑलमोस्ट इसी ऑर्डर के होते हैं। किसी में 3 × 10⁻³ आ जाएगा, किसी में 4 point something × 10⁻³ आ जाएगा। तो ऑर्डर जो है वो नियरली 10⁻³ और 10⁻31 कूलाम इंटू मीटर की कैटेगरी के होते हैं, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये है जो इनमें नेट डाइपोल मोमेंट है जो 0 नहीं होता है इन एटम्स में, अंडरस्टैंड। अब बच्चों एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक से जनरल मीनिंग है बच्चों इंसुलेटिंग मटेरियल्स, अंडरस्टैंड। अब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो एक सैंपल ले रहा हूँ मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो जिसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स है जो रैंडमली ओरिएंटेड है बच्चों, जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके बाद है जो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके बाद है जो जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो तो उस केस में वो मॉलिक्यूल्स इस टाइप से है जो रैंडमली ओरिएंटेड है। इनके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सच दैट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल इज 0, है ना। इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल इज 0, नेट डाइपोल मोमेंट किसका 0, किसका इस सैंपल का नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों 0 है, अंडरस्टैंड। अब इसका डाइपोल मोमेंट जैसे इस डायरेक्शन में, ये जैसे वेक्टर P1, इसका डाइपोल मोमेंट बच्चों इस डायरेक्शन में वेक्टर P2, इसका डाइपोल मोमेंट बच्चों इस डायरेक्शन में वेक्टर P3,
इसका डाइपोल मोमेंट बच्चों इस डायरेक्शन में है, इट इज वेक्टर P4, अंडरस्टैंड। तो वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 प्लस वेक्टर P4, इनका वेक्टर सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कब आ रहा है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन बच्चों जो ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो बच्चों इनके ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इनके ऊपर टॉर्क लगने लग जाता है ना। वो टॉर्क हम पहले ही जानते हैं, टॉर्क इक्वस टू P क्रॉस E, टॉर्क इक्वस टू P क्रॉस E, अंडरस्टैंड। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो यहाँ एक्सटर्नल फील्ड है बच्चों E नॉट, वेक्टर E नॉट इज नॉट इक्वस टू 0, इट मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और उसकी डायरेक्शन बच्चों ये है ना। अब बच्चों इस वाले के ऊपर है जो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क लगेगा और इस टॉर्क के कारण है जो इसका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला है जो डायरेक्ट है जो लेट, ये है जो रोटेट होके इस डायरेक्शन में आ जाता है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से ये है जो अभी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली अलाइंड है ये, तो इसके ऊपर टॉर्क की वजह से ये भी है जो लेट इस डायरेक्शन में आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। इसके ऊपर है जो फोर्स लगा तो इसलिए वो इस डायरेक्शन में घूम गया, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो पॉजिटिव चार्ज पे तो वो इस डायरेक्शन में चला गया, तो ये वाला मॉलिक्यूल इधर है जो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। इसी टाइप से ये वाला भी ऑलमोस्ट है जो इस डायरेक्शन में आ सकता है टॉर्क के कारण, नेगेटिव पॉजिटिव। और इस वाले के ऊपर टॉर्क के कारण है जो माइट बी कि वो इस डायरेक्शन में जो आके अलाइन हो जाए, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये हो जाएगा बच्चों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बच्चों नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में P नेट जो है इज नॉट इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड। इस बार है जो सैंपल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो बच्चों हमने दो केस डिस्कस कर लिए, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाला केस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाले केस के अंदर भी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता था उस समय तो आपका है जो सैंपल था वो उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब नॉन पोलर टाइप के थे, अंडरस्टैंड। लेकिन ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल्स के से बने हैं उनको अगर ऐसे रीजन में रख दिया जाए जहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो उस कंडीशन में नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल इज अगेन 0 बिकॉज ऑल आर रैंडमली ओरिएंटेड। वो रैंडमली ओरिएंटेड है तो उनका वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 प्लस वेक्टर P4 सो ऑन वेक्टर Pn इक्वल्स टू 0 वेयर वेक्टर P1 वेक्टर P2 वेक्टर P3 आर द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स वॉट एवर बी द सिचुएशन, अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों जो ही आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उनके ऊपर एक टॉर्क वर्क करता है, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। उस टॉर्क के कारण है जो उन पे उनका रोटेशन हो जाता है और रोटेशन होने के बाद वो उनमें से फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की वो ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ दो फैक्टर वर्क करते हैं, एक तो बच्चों एक्सटर्नल फील्ड जो एक टॉर्क अप्लाई करता है और उन डाइपोल्स को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की ट्राई करता है, यानी उनका वेक्टर P और एक्सटर्नल फील्ड वेक्टर E दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए, उस डायरेक्शन में उनको लाने की ट्राई करता है, अंडरस्टैंड। और एक होती है बच्चों थर्मल एनर्जी जिसके कारण है जो बच्चों रेंडमाइजेशन को इंक्रीमेंट या बढ़ावा मिलता है। रेंडमाइजेशन मतलब थर्मल के कारण है जो उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और उन वाइब्रेशन के कारण है जो उनमें डिसओरिएंटेशन है जो प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो दो इन अपोजिट फैक्टर्स के इफेक्ट में है जो वो डाइपोल है जो रहता है। अगर है जो बच्चों फर्स्ट इफेक्ट मतलब वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी बनती है दैट इज U थीटा इक्वल्स टू माइनस वेक्टर P डॉट E, इट इज़ द डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और साथ ही नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सैंपल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अंडरस्टैंड। तो उनका डाइपोल मोमेंट कितना इंडिविजुअल और उन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, दोनों पे जो डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है ये और उसके मॉलिक्यूल अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा है तो डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मिनिमम होगी, और मिनिमम होगी यानी वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगी। तो इसके कारण है जो इसके कारण वो डाइपोल से जो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की ट्राई करेंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन थर्मल एजिटेशन के कारण रूम टेम्परेचर की वजह से उनके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, वाइब्रेशन से डिसओरिएंटेशन बढ़ता है। तो बोथ आर द अपोजिंग फैक्टर्स, है ना। जहाँ डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
वो है जो डाइपोल्स को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, वहीं है जो थर्मल एनर्जी उनको डिसरप्ट करने की कोशिश करती है, डिसअलाइन करने की कोशिश करती है, अंडरस्टैंड, उनको रैंडमाइज करने की कोशिश करती है, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो ये सिचुएशन बन जाती है, पर दोनों में इफेक्ट रिजल्ट कंक्लूजन ये है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर सैंपल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। अब बच्चों हम स्पेशल टाइप का डाइलेक्ट्रिक है जो हम कंसिडर करते हैं, जिसको मैं बोलूँगा बच्चों लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, अंडरस्टैंड, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। ये बच्चों ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर वो जो पोलराइजेशन जो प्रोड्यूस होता है, जो नेट डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है, वो प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, अंडरस्टैंड, या नेट फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, अंडरस्टैंड। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स in which net dipole moment is induced in which net dipole moment is induced in the direction of external electric field, and the net dipole moment is directly proportional to net dipole moment is directly proportional to the electric field present inside the dielectric material, अंडरस्टैंड। तो ऐसे मटेरियल बच्चों लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। इनके अंदर है जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो डेवलप होगा एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर, उस डाइलेक्ट्रिक स्लेब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, क्योंकि हर है जो मॉलिक्यूल चाहे वो पोलर था या नॉन पोलर था, एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर तो वो पोलराइज्ड हो ही जाते हैं और फिर वो फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्स्ट बात तो ये, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि नेट डाइपोल इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होता है वो, अंडरस्टैंड। तो बच्चों मैं एक फिगर भी बना देता हूँ और फिगर के बाद में ये जो बात मैंने यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी है उसको भी हम लिख लेंगे उसको, अंडरस्टैंड। तो बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल आप है जो हम क्या कर रहे हैं कि ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स ले रहे हैं हम, अंडरस्टैंड, और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब यानी इंसुलेटिंग मटेरियल की स्लेब।
अब ये लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, ये वाले जो स्लेब है वो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, तो इसके अंदर पोलराइजेशन प्रोसेस है जो मैं कुछ है जो मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ बच्चों, मैं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं बनाऊँगा, जैसे एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इसी टाइप से एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, इसी टाइप से एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, इसी टाइप से एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। अब बच्चों इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण, ये फील्ड लाइनें जो है इनके कारण, ये जो फील्ड लाइनें हैं इनकी प्रेजेंस के कारण इस पे जो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। और बच्चों एक ही लाइन में यहाँ से तक की डिस्टेंस में जो वैसे तो मिलियंस ऑफ है जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर शोइंग ओनली 2 मॉलिक्यूल्स हियर। अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं इनके बीच में, चूंकि वो मॉलिक्यूल्स की साइज बहुत स्मॉल होती है, तो यहाँ है जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में तो मिलियंस ऑफ है जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, लेकिन हमको क्योंकि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, हमारे को पोलराइजेशन प्रोसेस को समझना है, तो मैं केवल 2 मॉलिक्यूल ही बना रहा हूँ। तो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से इस वाली लाइन में जो ये 2 मॉलिक्यूल बताएं उस पर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन, पॉजिटिव इस डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दे आर सिटिंग क्लोज टू ईच अदर। इसी टाइप से बोथ 2 चार्जेज आर सिटिंग क्लोज टू ईच अदर, बोथ 2 चार्जेज आर सिटिंग क्लोज टू ईच अदर, और बोथ चार्जेज आर सिटिंग क्लोज टू ईच अदर, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट तो होने जा रहा है बच्चों 0। ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। अब बच्चों नेट इफेक्ट इज दैट द नेगेटिव चार्ज स्टेज ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लेब। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है ना, उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है जो रहता है, और पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस्ड है इसके ऊपर वो इस साइड में रहता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लेब के अंदर डेवलप हो जाता है। अंडरस्टैंड। उसकी डायरेक्शन है जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है बच्चों। अंडरस्टैंड। तो दीज आर द इंटरनल फील्ड लाइन, दिस इट इज़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला जो फील्ड है बच्चों इट इज़ द ईपी, मतलब अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ इसको, तो ये स्लेब है जो बच्चों, मैं इसको स्लेब को वापस यहाँ बना लेता हूँ, और स्लेब एक्चुअल में है जो अगर मैं 3D व्यू बनाऊँ तो ये स्लेब कुछ इस टाइप की होगी। अब बच्चों ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ स्टे करता है, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले फेस पे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और ये नेट फील्ड स्लेब के अंदर, ये E0 इस डायरेक्शन में और EP है जो इस डायरेक्शन में। तो स्लेब के अंदर नेट फील्ड जो है E, वो है बच्चों E0 माइनस EP, और वो इस डायरेक्शन में बच्चों नेट फील्ड लेफ्ट टू राइट। ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण, ये एक्सटर्नल फील्ड लाइनें थी, ये तो है बच्चों E0 वापस, ये बच्चों E0। तो नेट फील्ड है जो इनसाइड द स्लेब ये, और ये लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है। अब चूंकि ये लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है तो हमने उसकी क्वालिटी को यहाँ लिखा है, हमने नोट किया है उसकी क्वालिटी को कि नेट डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P वो है जो प्रोपोर्शनल टू E होता है, वेयर E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, where it is where vector E is net electric field intensity, field intensity inside the dielectric स्लेब के अंदर जो एक, और P है जो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस। अब बच्चों यहाँ ये जो चार्ज है माना कि -Q है, ये जो चार्ज टोटल चार्ज है इट इज लेट -Q,
माइनस क्यू पी, और ये चार्ज है बच्चों, लेट ये टोटल पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ प्लस क्यू पी, अंडरस्टैंड। तो माइनस क्यू पी, और ये एरिया जो है, ये वाला एरिया जो कि ऑलमोस्ट है जो इसके बराबर है, अंडरस्टैंड। ये प्लेट एरिया जो है, ये प्लेट एरिया, देखो ये प्लेट का एक एरिया होता है, जैसे ये प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्टेड है उसका इधर वाला फेस भी है जो इस प्लेट के एरिया के बराबर है, और इधर वाला फेस भी है जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इधर वाला फेस, ये वाला फेस, ये इस प्लेट के एरिया के बराबर है। ये वाली सिचुएशन है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो इट इज ए मीटर स्क्वायर, और ये माइनस क्यू पी इंड्यूस चार्ज, ये प्लस क्यू पी इंड्यूस चार्ज, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम चेक करते हैं, हम एक रिलेशन भी डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रिलेशन, वो भी है जो रिलेशन उसके हम क्लोज हैं, तो उस रिलेशन को भी हम डिराइव कर लेते हैं, अंडरस्टैंड। माइनस क्यू पी, अंडरस्टैंड। अब नेट डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस हुआ, नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द स्लैब, स्लैब के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, तो बच्चों ये है QP, किसी एक फेस के ऊपर चार्ज की वैल्यू, इस पर माइनस QP, इस पर प्लस QP है, तो किसी एक फेस के ऊपर है जो चार्ज है QP, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ अगर मैं D ले लेता हूँ तो इट इज QP इंटू D, इट इज़ द नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन द सेल। अब मैं इस स्लैब के वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा, दैट इज़ द पोलराइजेशन डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डेंसिटी। तो नाउ we define a quantity called polarization density और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एज, देखना नेट डाइपोल मोमेंट, ये वेक्टर P पोलराइजेशन डेंसिटी, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो बच्चों अभी अभी हमने देख रखा है QP इंटू डी, इट इज़ QP इंटू स्मॉल d, और वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, इस स्लैब का वॉल्यूम होगा, ये तो क्रॉस सेक्शन हो गया इसका वेक्टर A, और ये डिस्टेंस है जो बच्चों D है, तो D से D कैंसिल, तो QP बाई A दैट इज द सिग्मा P, है ना। तो इट इज़ द नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, कूला, अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा बच्चों कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर, अंडरस्टैंड, सिग्मा P। हाँ, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, हमको एक रिलेशन डिराइव करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एक टर्म है उनके बीच में, अंडरस्टैंड। तो चूंकि P इज प्रोपोर्शनल टू E है बच्चों, है ना, जहाँ E नेट फील्ड इंटेंसिटी E0 माइनस EP है, और P बच्चों ये वाली टर्म है पोलराइजेशन डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो बच्चों अब है जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा और इसके अंदर एक अप्रोप्रिएट है जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, दैट इज वेक्टर P इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट काई, ये काई है बच्चों, काई E और इनटू वेक्टर E। अब बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट तो है जो हमको पता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, काई E जो है बच्चों, काई E
It is the electrical susceptibility. Electrical susceptibility है ना. It shows the behavior of, electrical behavior of dielectric in presence of external field, external electric field. Understand? This is the chi E. chi E इस बात को बताता है कि वो कितना पोलराइज होता है इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, है ना. एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के रेस्पेक्ट में वो कितना है जो पोलराइज होता है, किस एक्सटेंट तक है जो पोलराइज होता है. अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द एप्सिलॉन नॉट chi E, है ना. और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो बच्चों इस टाइप का कुछ आता है ये, और ये जो ताकि प्रॉपर इनकी डायमेंशंस मेंटेन रहे, इनकी डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट रहे, है ना. एप्सिलॉन नॉट chi E इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अंडरस्टैंड? हाँ, अब देखिए हाँ बच्चे, अब देखो वी नो दैट अभी ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, अब बच्चों ई नॉट है जो बच्चों, ई नॉट तो है जो फ्री चार्जेस के कारण था. ई नॉट कैसे? ये कैपेसिटर की इधर प्लेट्स लग रही थी बच्चों, इधर है जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी, आपको पता हो तो इससे जस्ट पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस वाली प्लेट के ऊपर था नेगेटिव चार्ज. अंडरस्टैंड? इनको आप फ्री चार्जेस कह सकते हो. अंडरस्टैंड? ये चार्जेस से ये जैसे प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू. इट इज़ द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट. आप इनको फ्री चार्ज कह सकते हो बच्चों. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है जो ये चार्ज एक्यूमुलेट होता है बच्चों, कि जब आप कैपेसिटर को है जो किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर आता है, नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर आता है. अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द, केवल इन कैपेसिटर की दो प्लेटों को अगर देखें तो इट इज़ द सिग्मा फ्री. अंडरस्टैंड? सिग्मा फ्री, और इट इज एप्सिलॉन नॉट. और ईपी, अब बच्चों ये ईपी जो है ये बाउंड चार्जेस की वजह से, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये बाउंड चार्जेस है. एक्चुअल में अगर ये इन प्लेटों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्री चार्जेस नहीं होते हैं तो फिर ये चार्जेस भी इंड्यूस नहीं होते. दीज आर द बाउंड चार्जेस. ये इनकी इन चार्जेस की प्रेजेंस के कारण ये चार्जेस है जो यहाँ प्रेजेंट है ना. तो ईपी दैट इज सिग्मा बाउंड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब बच्चों अभी हमने देखा था कि ये सिग्मा फ्री एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये सिग्मा पी है प्लेट के ऊपर, ये क्यूपी और ये माइनस क्यूपी प्लस क्यूपी के कारण है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वाली जो स्लेब के इस फेस के ऊपर जो चार्ज है और इस फेस पे जो चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है बच्चों सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट. अब सिग्मा पी तो बच्चों अभी हमने देखा था पी के बराबर आया था, सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. अंडरस्टैंड? दैट इज पी. हाँ, नाउ अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम. अब बच्चों मैं इसको आगे इस साइड में करता हूं कि इक्वल टू सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पी इक्वल टू हमको पता है एप्सिलॉन नॉट कई ई, ये कई था अभी ये जो हमने रिलेशन लिखा था कई ई और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अंडरस्टैंड? अब बच्चों एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, हमने पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बच्चों. डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी
दैट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वेक्टर पी सिग्मा पी के बराबर प्रूव हो चुका था। तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, अंडरस्टैंड। तो ई और ये इसको मैं इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, तो प्लस काई ई इक्वस टू सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ई को है जो 1 प्लस काई ई को कॉमन ले लिया मैंने, और सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज ई नॉट, ये ई नॉट है एक्चुअल में। अब बच्चों 1 प्लस काई ई इक्वस टू ई नॉट बाई ई, और ई नॉट बाई ई बच्चों ये तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों। 1 प्लस काई ई दैट इज ई नॉट बाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन ए रीजन वेयर वैक्यूम और एयर इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द वैक्यूम और एयर इज रिप्लेस्ड बाय सम मीडियम हैविंग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन, अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ अपॉन में आ रही है, और उस रीजन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एब्सेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो है ई नॉट। तो इट इज़ द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब आपके एक रिलेशन डिराइव हो चुका है, एप्सिलॉन आर इक्वस टू 1 प्लस काई ई, अंडरस्टैंड। एप्सिलॉन आर इक्वस टू 1 प्लस काई इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और एप्सिलॉन आर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अंडरस्टैंड, जिसके बारे में हम है जो कूलम्स लॉ के अंदर है जो स्टार्टिंग के वीडियो में ही हम डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अंडरस्टैंड। अब बच्चों यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और निकलता है हमारे पास, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है, E इक्वस टू सिग्मा फ्री माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। और E एप्सिलॉन नॉट E इक्वस टू सिग्मा फ्री माइनस P, और P इक्वस टू एक्सलन P इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट E। इसको बच्चों है जो हम सिग्मा फ्री, 2 मिनट एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सिग्मा फ्री एप्सिलॉन नॉट माइनस ई पी, सिग्मा P ये P E प्लस P, ठीक है, इट इज एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, इट इज सिग्मा फ्री। और इसको मैं ऐसे और लिख देता हूं मैं, सिग्मा फ्री इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको मैं वेक्टर नोटेशन में लिखूं तो प्लस P, अंडरस्टैंड, इट इज सिग्मा फ्री। ये बच्चों एक वेक्टर रिलेशन है, इसके अंदर है जो एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E को है ना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम, इट इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये टर्म इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहलाती है और ये सिग्मा फ्री के बराबर होती है ना, इट इज इट्स मैग्नीट्यूड, या इट इज इक्वल्स टू सिग्मा फ्री। सिग्मा फ्री आपको पता होगा, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स, 2 प्लेट्स लगाई थी हमने, तो लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट पे, लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और राइट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो वो फ्री चार्ज कैरियर्स के कारण है, और उनकी जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा फ्री कहलाती है, अंडरस्टैंड। तो इट इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा फ्री, अंडरस्टैंड। वो ये टर्म है इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, एंड
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट epsilon vector E and vector P is same. Understand? वेक्टर P ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी की जो डायरेक्शन है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज इस ओर होती थी, वो सेम है। तो ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई बच्चों, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E। और ये इससे आगे वाली जो बात जो हायर क्लासेस के अंदर है जो इंट्रोड्यूस होती है, तो हमारे सिलेबस में जो यहीं तक है जो मटेरियल है जो रिलेट कर रहा है, तो उसको हमने डिस्कस किया है। आई होप यू ऑल एडमायर इट। थैंक यू।